नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी अनाथ। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास हमारे ब्लॉग से और मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी अनाथ, लेखिका शिवानी। सोचती हूँ क्या इसे अपनी मौलिक कहानी कह सकती हूँ? पूरा कथानक ही तो विधाता का है, किंतु कहने में क्या दोष है। अब तो कहानी के नायक ने काल चक्र की यवनिका के अंतराल में अपने जीवन के रंगमंच पर किसी कुशल अभिनेता की कार्यपटुता से दूसरा ही अभिनय आरंभ कर दिया है, और नायिका एक रहस्यमय कंदरा में सदा के लिए खो गई। फिर भी कैसा विचित्र संयोग है कि मैं एक ही मोह की छोटी सी अवधि में तीनों पात्रों से एक एक कर टकराती चली गई हूँ। ऐजे कैमन अचिन बौदी, मैं पूछने वाले के कुछ परिचित और अपरिचित से लगते चेहरे की ओर देखती रह गई। क्षमा कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। मैंने एक बार फिर अपने स्मृति द्वार की जंग लगी कुंडी खटखटाई। हो करके कहता हुआ वह लंबा चौड़ा सुपुरुष एक प्रकार से मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया। अचानक उस हंसी के कोमल स्वरों को मैंने पहचान लिया। अरे बनर्जी, तुम कितना बदल गए हो तुम। सुना विदेश भी घूम आए हो, वहीं से यह अनुपम स्वास्थ्य की पोटली भी बांध लाई क्या? ताई हॉबे এখন चलून तो देखी। वह मुझे हाथ पकड़कर ले चला। अरे भाई, कहाँ चलना होगा? मैंने हंसकर पूछा। पहले चलिए ना, कार खड़ी है। आज हमारी गिन्नी से मिलना होगा, खोखा से भी पुतुल से भी, फिर बात होगा। गिन्नी सुनकर मैं चौंक पड़ी। तो क्या इस प्रिया नाम का सर्वाधिकार अब सुरक्षित नहीं रहा? और रहेगा कैसे? मैं सुन तो चुकी थी। बनर्जी विलायत घुमाया है, दिल्ली में बहुत बड़ी कोठी बनवा ली है, किसी जमींदार की पुत्री से विवाह किया है, अब रूस जा रहा है। तमाल तरूसी श्यामल कांति की वह बंगाली तरुण कभी मेरे पति का परम मित्र था। मुक्तेश्वर के ऊंचे पहाड़ की ढलान पर लाल छत के दो एक से बंगले थे। उन्हीं आसपास सटे बंगलों में से एक में हम रहते थे और एक में वह रहता था, कुमारा बनर्जी। उस आनंदी स्वभाव के सरल युवक को मेरी सास भी बहुत चाहती थी, और उसके विचित्र विवाह की सांझ को उन्होंने बन्ने और घोड़ियाँ गा गा कर धन्य किया था। पूरा मुक्तेश्वर बनर्जी के विवाह का विरोध कर उठा था। कुमाऊँ की कन्या को किस दुस्साहस से वह ब्याह लिया जाएगा, वह देख लेंगे। किंतु संयुक्ता की भांति तेज घोड़े की पीठ पर बैठाकर एनी को बनर्जी नैनीताल भगा ले गया, तो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। फिर एनी क्या कुमाऊँ की थी? उसकी माँ थी नेपाल की, पिता थे आयरिश मेजर। एनी की माँ के घोर कृष्ण वर्ण पर ही रीझकर उसने विवाह किया था। एनी 2 वर्ष की थी तो मेजर की मृत्यु हो गई। सेब का छोटा मोटा बागीचा और एक बंगला पत्नी के नाम पर मेजर छोड़ गया था, किंतु एनी की माँ उसका उपभोग नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसके आत्मीय स्वजन उससे मिलने आने लगे। लाख छिपाने पर भी उसके महारोग का रहस्य खुल गया। एनी की माँ के पूरे खानदान को तो वही रोग था। उसका बंगला छीनकर ग्रामवासियों ने उसे पुत्री सहित खदेड़ दिया। वह कहाँ गई, कब लड़की इतनी सुंदर बन गई, सब लोग भूल गए। उसके यौवन और सौंदर्य के सम्मुख क्रूर समाज ने भी घुटने टेक दिए। सुंदरी एनी फिर मेजर के बंगले में रहने लगी। कभी सुनहरे बालों पर रेशमी रुमाल बांधकर है हो करती, कनस्तर बजाती, सेब के पेड़ों पर बैठे तोते भगाती, तो कभी अपने मृत पिता के विलायती सूटों के अंबार को धूप दिखाती, और कभी भागकर हमारे बंगले में आ जाती। लड़की वास्तव में पूरी अंग्रेज लगती थी। कहीं भी उसकी चाल ढाल में शील सौजन्य की मुहर नहीं थी। चलती तो लगता पानी में फिसलती चिकनी मछली तैर रही है, हंसती तो दीवारें ढा देती। ईसाई बिरादरी ने उसको गिरजे में जाने की अनुमति नहीं दी, तो उसने मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पर धरना दिया, और वहाँ के पुजारी ने खदेड़ा तो शूद्रों की पूजा का प्रसाद लेने पहुंची। वहाँ भी चंडालिका का प्रवेश निषिद्ध था। लोग फुसफुसाने लगे, हिरुली कोडिन की बेटी है, बाप फिरंगी था, इसी से गाल देखो जैसे रामगढ़ के सुर्ख सेब हैं। पर एनी अकेली ही समाज में मोर्चा लिए खड़ी रही। एक आध दुस्साहसी मंचलों ने
आधी रात को उसका द्वार खटखटाया तो वह रंचंडी सी सबके उनके बीच कुल्हाड़ी लेकर कूद पड़ी। उसकी इस बहुमुखी प्रतिभा पर बनर्जी मर मिटा था। लड़की सुंदर, साहसी और खरा सोना थी। पढ़ी लिखी तो नहीं थी तो ना सही, माँ कुष्ठ रोगी थी तो क्या हुआ, वह उसी से विवाह करेगा। मेरे पति ने उसे समझाया भी था। ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। सोच लो बनर्जी, उन्होंने कहा था। सोचेगा आबार का? बनर्जी की भावुक आंखें चमक उठी। हम सब सोच लिया। ऐनी हमारा गिन्नी बनेगा। कितना लंबा, कितना सुंदर, की माना बे। इसी पूर्णिमा को तुम उसको सुंदर सा सजाएगा बौदी, बुझले। उसने मेरी समर्थन के लिए दृष्टि फेरी थी। मैंने ही ऐनी को सजाया था। शरणार्थी कपड़े की दुकान से सरदार जी से लाई गई लाल आलपा के फुअर साड़ी में भी वह अप्सरा सी लग रही थी। नीली आंखों को काजल से आयत कर काला करने की हमारी चेष्टा व्यर्थ की थी। माथे का आंचल हवा में फरफराकर उड़ गया था। मेरे पति ने कैमरा साधा तो सांवले पति की तरुण छाया में खड़ी लंबी ऐनी के हवा में उड़ते बाल देखकर मुझे सचमुच टेनिसन की कविता का स्मरण हो आया था। दोनों का वह अलभ्य चित्र अभी तक मेरे पास है। उन दोनों की मौज मस्ती भरा हनीमून मुक्तेश्वर की छोटी सी घाटी की संकीर्ण बस्ती को दग्ध कर गया। कभी जंगल में भटक गए भोले बच्चों की भांति दोनों हाथ में हाथ डाले दिन डूबे लौटते। ऐनी के बालों में चिपकी होती सूखी पिरुल की सुनहरी पत्तियां, उसके कंधे पर होता पति का कोट और बनर्जी के माथे पर बंधा होता ऐनी का स्कार्फ। कभी वह हमराह चलते पतिकों के सामने ही नई पत्नी को चूम लेता तो वह लाल पड़ जाती। कभी उसे खींचता पहाड़ी झरने के नीचे खड़ी कर स्वयं तालियां बजाता भाग जाता। किंतु सहसा चारों ओर भयानक भूधरों से घिरी मुक्तेश्वर की घाटी के काले विषधर ने करवट ली। लीलाधर पंडित अपनी विषभुजी जीवा के लिए प्रसिद्ध था। ऐनी को पाने में उसके प्रौढ़ चित्त ने बुरी तरह मात खाई थी। उसी ने बनर्जी के पिता को पत्र लिख दिया। परशुराम सा क्रोधी बूढ़ा बनर्जी को चील की बाती बंगाल भगा ले गया। हम आए तो बगल की बंगलिया खाली थी। कुछ ही दिनों में बनर्जी का त्याग पत्र भी आ गया। सुना उसके पिता ने उसे विदेश भेज दिया। अभागी ऐनी अचानक एक दिन शाम को मेरे द्वार पर खड़ी थी। बनर्जी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, किंतु उसकी संतान की वह माँ बनेगी तो कौन उसे देखेगा। मैं पसीज गई, पर मेरी सास ने कहा था, ना बाबा ना, गस्सा दे दे पर बस्सा मत दे, कुछ धेला पैसा थमा दे, पर खबरदारी है यह इल्लत मत पालना। मैंने कहा और वह सिर झुकाकर चली गई। आज बनर्जी को देखकर मैं अवाक रह गई। विशाल बंगले की बारादरी में कार रोककर वह उतर गया। लॉन में कुर्सी डाले बैठी मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाए अध्यापिका सी लगती एक लंबी चौड़ी युवती अभ्यर्थना के लिए बढ़ आई। पिता की कार का शब्द सुनकर सांवली सी दुबली पतली लड़की सकुचाकर मेरे पास खड़ी हो गई और कीमती बाबा गाड़ी में एक हष्टपुष्ट बच्चे को घुमाती स्वच्छ साड़ी पहने आया हाथ जोड़कर बड़े अदब से खड़ी हो गई। शरबत लाओ, ये लाओ, वो लाओ कर बनर्जी ने दिशाएं गुंजा दी और उनके विलासी आतिथ्य ने मेरा गला घोट दिया। अपनी बड़ी बड़ी गाय सी निरीह आंखों से बनर्जी की गिन्नी मुझे विचित्र संदेह की दृष्टि से देख रही थी। मुक्तेश्वर में हमारा परिचय हुआ था। कहीं मैं ही तो उसके पति की प्रथम प्रेयसी नहीं थी। बनर्जी का फ्लैट वास्तव में भव्य था। एक एक हाथ की दूरी पर मंत्रियों से हाथ मिलाते मुस्कुराते बनर्जी दंपत्ति के अभिनव चित्र सजे थे। कमरे की सजावट में रुचि का प्रदर्शन उतना नहीं था जितना वैभव का था। मैं मन ही मन बनर्जी गिन्नी के बिजली के किरण छोड़ते कर्ण फूलों का दाम आंक रही थी। कम से कम 5,000 के तो होंगे। हीरो से दमकती उस विचित्र युवती की मोनालिसा कैसी रहस्यमय मुस्कान में मुझे सहसा असहनीय सिरदर्द होने लगा। अब चलूं बनर्जी, फिर उन्हें लेकर आऊंगी। मैं विदा लेकर भारी मन से लौट आई। ठीक 15 दिन बाद नैनीताल लौटे। फरवरी का अंत और मार्च का आरंभ नैनी का सबसे सुखद संगम है। कहीं कहीं बर्फ गलाकर पेड़ नहा धोकर बदन झाड़ रहे थे तो कभी बर्फ के मोटे एवलन सर सर को फिसलते आ रहे थे। मुझे अपने एक आत्मीय के लिए सर्पगंधा के पौधे ढूंढकर भेजने थे। अकेले ही घूमती घामती चाइना पिक्की और चलती बहुत से पौधों के बल खाते फनों को हाथ में भरकर लौट रही थी। निर्जल बिहड़ मार्ग मुझे किसी स्नेही आत्मीय की भांति गलवहियां देकर खींचता लिए जा रहा था। सलाम मैम साहब। मुझे सहसा सांप सा सूंघ गया। ऐनी ही तो थी।
अरे तुम यहाँ इस जंगल में? मेरे क्रैप्सोल के जूतों के भीतर भी ठंड से उंगलियां ऐठी जा रही थी और वह सुनहरे बालों वाला पर फटा स्कार्फ बांधे नंगे पांव एक पत्थर पर खड़ी वैसी ही लंबी गोरी कनक छड़ी सी एनी। तुम क्या यहीं कहीं रहती हो? मैंने बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो वह अचकचाकर 2 कदम पीछे सरक गई। हाँ हाँ, उस गुफा में हमारा पूरा बिरादरी है। गुफा की बिरादरी? मेरा कंठ स्वर सुनकर बाहर निकल आई और सकुचाकर एनी अपने नाखून दांतों से कुतरने लगी। भयभीत होने पर वह सदा ऐसा ही करती थी। बिरादरी की शिव की बारात के से रंग बिरंगे गण एक एक कर निकलते आ रहे थे। मेरा अंग अंग घृणा से सिहर उठा। किसी की नाक नहीं थी, किसी का सूजा निचला होठ डबल रोटी के कड़े टुकड़े की भांति नीचे लटक रहा था। तो क्या यह बीमारी तुम्हें भी? कहकर मैंने अपना प्रश्न कंठ में ही खींच लिया। छी 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 छी, क्या हो गया था मुझे? कोई बात पूछने वाली थी भला? नहीं मैम साहब। अपने कथन की पुष्टि के लिए एनी ने अपनी लंबी लंबी उंगलियां मेरे सामने फैला दी। हम सोचा जब बाहर की बिरादरी हमारा छूत मानता तो हम यहीं रहेगा। उसने अपनी विषाद से भीगी नीली आंखें मेरी ओर उठाई तो मैं उससे अपनी दृष्टि न मिला सकी। मैं भी हृदयहीन समाज की एक सदस्य जो थी। यहाँ सब हमारा अपना लोग, हमारा अपना नानी मौसी माँ का हालत बहुत खराब। मेम साहब हाथ पैर कुछ नहीं, लकड़ी का गाड़ी में हम घुमाता। उसने सिर झुकाकर कहा। और एनी तुम्हारा बच्चा? डरते डरते मैंने पूछा। क्या पता अभागिनी के दुर्भाग्य से वह भी न रहा हो। हमारा लड़का हुआ था, मिशन मांगा, बिरादरी मांगा, पर हम नहीं दिया। उसका बाप हिंदू था, इसी से हम हिंदू अनाथालय को दे दिया। पुत्र की स्मृति के घेन में उसका कंठ क्षण भर को अवरुद्ध हो गया। तो क्या तुम्हें पता नहीं वह कहाँ है? सहसा उसकी अल्प बुद्धि पर मुझे क्रोध आया। क्या करेगा पता करके? उसके लिए भी ठीक, हमारे लिए भी। लोग जानेगा तो कहेगा उसका नाना कोड़ी नानी कोड़ी। उसका गला फिर भर आया, पर वह रोने वाली लड़की नहीं थी। अपना विनोदी स्वभाव वह अभी तक बचा सकी थी, इसी से शायद अब तक जी रही थी। बनर्जी से कभी मिला मेम साहब? वह तो तुम्हारे सबका बहुत फ्रेंड था। जिस विषय को मैं ना छेड़ने का प्रयत्न कर रही थी उसे उसने स्वयं ही छेड़ दिया। मैं हिचकिचाई। सत्य कथा प्रस्तुत करनी होगी या मिथ्या का पुट देकर इस घायल के घाव को चूमना होगा। हाँ मैं मिली थी एनी, बहुत दुबला हो गया बेचारा। मैंने बड़े प्रयत्न से दुख भरी सांस खींची और आंखों में बनर्जी का पुष्ट चेहरा तैरने लगा। उसने फिर शादी बनाया मेम साहब? एनी अपना पीला रुग्ण सा चेहरा लिए मेरे पास आई। मैंने चारों ओर देखा। बियाबान जंगल के बीचों बीच बनी पहाड़ी चट्टान की प्राकृतिक ठोस गुफा, जिसके द्वार पर एक विशाल पत्थर लगाकर गुफावासी अपने अनोखे आलम में डूब जाएंगे। एक बड़ा पत्थर तराशकर प्रकाश और हवा के लिए एक खुदरी खिड़की बनी थी। उसी से फक फक कर साल की जलती डालियों का कड़वा धुआं मेरी नाक में घुस गया। एनी जल्दी करो, बाबा बुलाता। एक पतली पतली टांगों वाला लड़का उसे पुकारने लगा। ओ आता। अधैर्य और झुंझलाहट की रेखाओं से एनी का लंबोतरा चेहरा लटक गया। जल्दी करो, लड़का फिर चीखा। ओ गॉड, हम आता अब भी। एनी फिर मेरे निकट खिसक गई। सहसा उसका नाना हाथ में एक मशाल लेकर आ गया। उसकी दोनों आंखें शायद रोग के आधिक्य से लाल अंगारे सी दहक रही थी। हरे कुर्ते का चिथड़ा आधा तन ढके था। एक फटा भाग हवा में फड़फड़ाकर गाढ़ की हरी झंडी सा लग रहा था। मुझे लगा किसी बियाबान जंगल के बीच किसी छोटे से स्टेशन पर मेरी ट्रेन रुक गई और अनजान यात्रियों के बीच मैं एकदम अकेली हूँ। ना जाने कैसा भय हुआ। जा छोरी भीतर, चिड़चिड़ा बूढ़ा नेपाली भाषा में बुदबुदाकर कुछ कहने लगा। जाऊँ छू बाबा, कहती एनी मेरे कानों के पास फुसफुसाई। बनर्जी शादी बनाया मेम साहब? नहीं है एनी, अब वह कभी शादी नहीं बनाएगा। हम जानता था मेम साहब, हम जानता था। प्रसन्नता से उसने मेरे हाथों को झकझोर कर चुंबनों से भर दिया। चुंबन यदि चौखट में मरने योग्य वस्तु होती तो मैं उन पवित्र चुंबनों को अपने पूजा गृह में सहेज कर नित्य पूजती। जिस दुर्बल हृदय निर्व्य पुरुष ने उसे निर्ममता से फेंक दिया था, उस पर उसका विश्वास कितना आघात था, कितना महान था। ऐसे मधुर पवित्र क्षणों को विदा के शब्दों में मलिन किस दुस्साहस से करती। आगे आगे मशाल दिखाकर पथ प्रदर्शन कर उसका बाबा चल पड़ा तो सिर झुकाए चुपचाप मैं भी चल दी। एक बार मुड़कर देखा, एनी उसी पत्थर पर खड़ी, सिर पर स्कार्फ खोल उसे हिला हिलाकर मुझे विदा दे रही है।
हवा में उड़ते सुनहरे बालों का घेरा उसके शांत चेहरे को एक पवित्र आभा प्रदान कर रहा था। थोड़ी देर में वह अपनी बिरादरी में खो जाएगी। आज रात उसके अभिशप्त जीवन के सबसे रंगीन सपने दिखेंगे, यही मुझे संतोष था। उसका बनर्जी शादी नहीं बनाया और कभी नहीं बनाएगा। पुरुष के हृदय पर नारी निरंकुश सम्राज्ञी बनकर ही राज करना चाहती है। ऐनी का साम्राज्य मैंने उसे सदा के लिए सौंप दिया, किंतु कैसा विचित्र साम्राज्य था। न पहनने को ताज, न बैठने को सिंहासन। कहानी का अंत वास्तव में यही हो जाता यदि लेखिका मैं होती तब ना, किंतु पाठकों की आंखों से सस्ते आंसू अत्याधुनिक लेखकों की भांति विधाता भी नहीं चाहता। कथानक की नवीनता में उस महान शिल्पी ने हम सबको हरा दिया। मैं आंगन में बैठी ऊन का गोला बना रही थी कि बेसुरे बैंड का स्वर सुनकर झल्ला उठी। माता जी, अनाथ आश्रम। हद है, जब देखो तब निगोड़े चंदा उगाने चले आते हैं। अच्छा धंधा है जरा जरा से बच्चों से भीख मंगवाना। खूब कसकर डपटने का इरादा कर बाहर आई। 10-12 साल के लंबे गोड़े लड़के ने चंदे की मुड़ी तुड़ी मैली नोटबुक मेरी ओर बढ़ा दी। नीली आंखों में करुणा भरी याचना थी। सूखे चेहरे को हंसी में संवार कर वह फिर बोला, माता जी, चंदा। नहीं डांट सकी मैं। उसके हाथ की खंजड़ी के घुंघरू बीच बीच में हवा से शायद खनक उठे। वह आश्चर्य में मुझे देख रहा था। मैं जैसे गूंगी हो गई। सब्जी मंगाने के लिए 5 का नोट थामी थी। वही चुपचाप उसकी ओर बढ़ाकर मैं फिर उसे देखने लगी। ओह, वही था, निश्चय वही था। नोट पाकर वह अविश्वास से मुझे देखने लगा। 5 का नोट तो क्या, 1 का नोट भी उसे शायद आज तक कभी चंदे में नहीं मिला था। 10 गालियों के साथ मिलती थी, कभी एक द्वन्नी या चवन्नी। आंखें तिरछी कर वह ठीक अपनी माँ की भांति मुस्कुराया। कितने सारे प्रश्नों की तरंगे मेरे कंठ के प्राचीर से टकरा टकरा कर टूट गई। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वह तीर सा छिटक कर अपने दल में नोट दिखाने भाग गया। शायद उसे डर था कि मैं कहीं रेजगारी वापस न मांग लूं। तुम किस अनाथालय के हो बच्चे? मैंने चीख कर पूछा, पर प्रश्न के साथ ही साथ लोहे की छड़ों भरी 3-4 मिलिट्री ट्रकें निकली। फिर घंटे टनटनाती फायर ब्रिगेड की पूरी बारात और अंत में राम नाम सत्य के गांभीर्य की गर्जना के साथ साथ सजी अर्थी का लंबा जुलूस। इस सब के गुजरने के बाद सड़क साफ हुई तो अनाथालय का वह दल खो गया। उसके बाद कई अनाथ आश्रम वाले आकर चंदा ले गए, पर जिस गोरे लंबे तिरछी आंखों वाले कमनीय किशोर चेहरे को मैं ढूंढती हूँ वह नहीं दिखता। एक अनाथालय के दल के एक चतुर से लड़के से पूछा तो वह बोला, अनाथालय क्या 1-2 हैं माँ जी? अनाथ भी कई तरह के होते हैं, सरकारी, बेसरकारी और प्राइवेट। वह संदर्भ सहित उनकी व्याख्या करके अपना ज्ञान बघारने लगा। वह अनाथ न सरकारी की श्रेणी में आता था न बेसरकारी की। उसके माँ बाप तो दोनों जिंदा है भाई। मेरे मुँह से झंझलाहट निकल गई। तब फिर वे अनाथ कहाँ हैं? मेरे अज्ञान पर हंसकर चंदा बटोर कर चला गया। पर मैं उसे कैसे समझाती कि माँ बाप के जीवित रहने पर भी उस अभागे से बड़ा अनाथ इस विराट विश्व में और कोई नहीं है।